स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में। और हमारा ये बेसिक थीम है वन क्वेश्चन अ डे, कीप योर प्रॉब्लम अवे। और इस सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन को। और इस सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हम इसे सीखेंगे, लेकिन पहले देख लें कि क्वेश्चन आखिर हमारा क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। टोटल वेपर प्रेशर दिया है। द ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। वेपर फेज का कंपोजिशन क्या है ये भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन अब हम जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, क्या ये कहना चाह रहा है और क्या ये कैलकुलेट हमें करना है। तो देखिए, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए चैप्टर की कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाए कि ये चैप्टर के किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो ये कह रहा है प्योर लिक्विड है ए और बी, और इसका वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, और वेपर प्रेशर दोनों ही लिक्विड का दिया है। इसका मतलब ये जो बेस्ड है ये आपका रॉल्स लॉ के फॉर्मूले पर बेस्ड है, रॉल्स लॉ के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किस चैप्टर का न्यूमेरिकल है, उस चैप्टर के किस टॉपिक सब टॉपिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, तब तो उसे बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आइडेंटिफाई कर लिया रॉल्स लॉ पर बेस्ड है। तो जैसा कि आपको हमेशा बताया है मैंने अपने पुरानी वीडियोस के अंदर भी कि न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे बेहतर रूल कि जो जो चीजें दी गई हैं उसको आप लिखिए सिंबलिकली विद प्रॉपर यूनिट। तो देखो, प्योर लिक्विड ए और बी, इनका वेपर प्रेशर आपको दिया गया है mmHg में। तो प्योर के लिए हम लिखते हैं पी नॉट ए, ये है आपका 450 mmHg। ठीक है, अब हम बात करें तो पी नॉट बी यानी लिक्विड बी प्योर स्टेट में, इसका वेपर प्रेशर है 700 mmHg। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर। तो रॉल्स लॉ में टेम्परेचर का कोई खेला नहीं है, तो टेम्परेचर का कोई खेला होवे ना हियर, तो इसलिए हम टेम्परेचर को भूल जाते हैं, है ना। तो टेम्परेचर को भूल जाइए। आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं आप क्या कह रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर को हम पीएस भी लिख सकते हैं, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल कैसे निकलेगा भाई? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसका सम, वो हमारा टोटल वेपर प्रेशर देगा। तो पीएस लिख लेते हैं। अब पीएस इज इक्वल टू हमारा हो गया 600 mmHg। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको दी गई हैं। अब पूछा क्या जा रहा है? तो कहता है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, दो चीजें। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि जब भी क्वेश्चन में कंपोजिशन कहेगा तो कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है। यहां भी देखो कंपोजिशन है तो कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन मैंने वहां लिखा काई या कह लो एक्स, और यहां पर हम लिख रहे हैं इसे वाई। भाई ऐसा क्यों? तो आप देखो यहां जो कंपोजिशन है ये वेपर फेज का है, तो वेपर फेज का कंपोजिशन को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो लिक्विड फेज है इसके कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहां एक डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना है कि जो काई है या कह लो एक्स, ये हमारा लिक्विड के कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेज के कंपोनेंट का, और वेपर फेज में जो कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन उसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को निकालने का तरीका अलग अलग है। तो यहां पर एक चीज अब समझ में आ गई कि अब क्या क्या निकालना है हमें। काई ए एंड काई बी निकालना है ना। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, यानी काई ए काई बी निकालना है। फिर आगे पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज ऑल्सो फाइंड, इसको भी, यानी कि वाई ए एंड वाई बी हमें ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए
क्या वैल्यू दिया गया है इसको नहीं लेके सोचो, निकालना क्या है इसको लेके सोचो। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं काई ए और काई बी निकालना है। तो काई ए काई बी निकालने का तो फॉर्मूला हमारा क्या है, सपोज अगर हम काई ए निकालने जा रहे हैं तो एक तो फॉर्मूला ये होगा कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी उस कंपोनेंट का मोल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स की चर्चा नहीं है, ना इस क्वेश्चन में कहीं यह बताया गया है कि इन कंपोनेंट्स का गिवन मास और मोलर मास क्या है। अगर हमें गिवन मास मोलर मास दिया गया होता तब भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाते और नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता, तो इस फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन निकाल लेते। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। वेरी गुड भाई। तो सर इसमें कौन सा गुड है, तो हम टेंशन में फंस गए, प्रॉब्लम में आ गए कि भाई ये फॉर्मूला तो हमारा फेल हो गया, ये यहां नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का दूसरा फॉर्मूला तो वो रॉल्स लॉ के इक्वेशन में या फॉर्मूले में है, वो क्या है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। अब यहां से अगर आप काई ए निकालना चाहते हैं तो आपको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पी नॉट ए है कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और पी ए मतलब उसी कंपोनेंट का जब सॉल्यूशन बना दिया गया तो सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और ये प्योर स्टेट में उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ये डिफरेंस है नॉट और विदाउट नॉट वाले में। तो अगर किसी पे नॉट लगा हुआ है दैट मीन्स ये प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, और अगर नॉट नहीं लगा हुआ है मतलब ये इम्प्योर स्टेट, दैट मीन्स सॉल्यूशन के अंदर इसका क्या वेपर प्रेशर है उसकी बात कर रहा है। तो देखो पी नॉट ए की जानकारी हमारे पास है, वेरी गुड वेल, लेकिन फिर से हम फंसेंगे कि पी ए की हमें जानकारी नहीं है। तो भाई देखो इस फॉर्मूले को भी फिर अभी अप्लाई करने के कंडीशन में नहीं है। काई ए निकालने के लिए आप Na अपॉन Na प्लस एन बी कर सकते थे, लेकिन Na प्लस एन बी निकालने के लिए भी कोई डेटा नहीं है, तो ये तो फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। इस फॉर्मूले को हम कुछ हद तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे ये बात पता चली कि हमें पी ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए पी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये भी हमने पहले निकाल लिया कि भाई हमें अगर काई ए निकालना है तो पी ए चाहिए, उसी तरह काई बी निकालना है तो पी बी चाहिए। बिल्कुल गलत, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप पी ए के साथ साथ पी बी भी निकालिए। क्यों, आगे पता चल जाएगा। अरे लॉजिकली कुछ क्वेश्चंस को हम आईक्यू से सॉल्व करेंगे, सबको ऐसे फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे। तो हमारा अभी फोकस है पी ए को निकालना, उसकी मदद से काई ए को निकालना, और फिर ट्विस्ट आएगा कि काई ए से हम काई बी कैसे निकालेंगे। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, बड़े समझदार हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो हम पहले अब देखते हैं तो पी ए कैसे निकालेंगे। फिर से ट्विस्ट, पी ए निकालने के लिए अगेन यही एक अकेला इकलौता फॉर्मूला है, या फिर अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो पी एस इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। तो ना तो हमें पी ए की जानकारी है ना हमें पी बी की जानकारी है। तो पी एस तो हमें मालूम है, अगर मान लो पी बी पता होता पी एस में से पी बी को माइनस कर लेते, पी ए की जानकारी आ जाती। लेकिन अब कैसे, तो ये फॉर्मूला भी अभी अप्लाई करने के कंडीशन में हम नहीं है। तो भाई हर जगह हम फंसते जा रहे हैं। जिस भी रास्ते से निकलने की कोशिश करो, अगले ही स्टेप में वो रास्ता हमें बंद मिल रहा है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है लेकिन बहुत ही ट्विस्टेड है। चलिए तो अब हम इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम यही लेते हैं कि पी एस इज इक्वल टू हमारा होता है पी ए प्लस पी बी। देखो एक चीज दिमाग में लेके चलना है, किसी भी फॉर्मूले में सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक अननोन फैक्टर होना चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल्स वो हमारे नोन होने चाहिए। जैसे अगर यहां पर देखा जाए तो इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल हैं, पी एस है, पी ए है और पी बी है। तो किसी दो की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो इस फॉर्मूले से तीसरे को निकाल सकते हो। अब जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन की बात करें तो पी एस की जानकारी है, पी ए हमें नहीं मालूम है, पी बी भी हमें नहीं मालूम है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आप दो दो अननोन चीजें एक ही फॉर्मूले से एक ही बार में निकाल पाओ? नहीं निकाल सकते। तो हमें एनी हाउ इसको इस तरह से मॉडिफाई करना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ एक
अननोन वेरिएबल के टर्म में आ जाए, बाकी के वेरिएबल्स हमारे लिए नोन होने चाहिए। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो पी एस इज इक्वल टू हम यहां लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, है ना। क्यों? क्योंकि हमें रॉल्स लॉ से मालूम है कि सिंस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी, सॉरी, पी नॉट ए इंटू काई ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, तो ये हमें रॉल्स लॉ से मालूम है। तो हमने पी ए की जगह पी नॉट ए इंटू काई ए पुट कर दिया और पी बी की जगह पी नॉट बी इंटू काई बी ये पुट कर दिया। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास यहां दो अननोन वेरिएबल है, हमें काई ए की भी जानकारी नहीं है और काई बी की भी जानकारी नहीं है। तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ऐसा लिख देंगे। क्यों? सिंस काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 1, है ना। किसी भी सॉल्यूशन के हर एक मोल फ्रैक्शन का सम हमारा 1 होता है। तो काई ए की जगह हम 1 माइनस काई बी पुट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां राइज कर सकते हो कि सर क्या हम इसको छोड़ दें और काई बी की जगह 1 माइनस काई ए पुट कर देते हैं तो क्या बुराई था? कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई बुराई नहीं था। तो हमारा क्या है, इससे काई बी निकल के आ रहा है, जबकि स्टार्टिंग मैंने वैसे कहा था कि काई ए को फोकस करके चलते हैं, लेकिन इससे हमारा काई बी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काई बी निकल के आएगा, उससे काई ए निकाल लेंगे। अगर हमने यहां 1 माइनस काई ए पुट कर दिया होता और इसे छोड़ दिया होता तो फिर हमारा काई ए निकल के आता। चलिए कोई बात नहीं, तो अब ये आ गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे अब हो गया हमारा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब देखो हमारे पास फॉर्मूले का एक ऐसा फॉर्म सामने आ गया है जिसमें एक ही वेरिएबल अननोन है, वो है काई बी। अब हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके काई बी निकाल सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं। पी एस आपको 600 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, 600 इज इक्वल टू पी नॉट ए। पी नॉट ए आपका ये है 450 माइनस 450 काई बी प्लस पी नॉट बी। पी नॉट की वैल्यू 700 है, तो 700 काई बी। ठीक है, अब माइनस 450 काई बी एंड 700 काई बी, इसको माइनस कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 600 माइनस 450 इज इक्वल टू, यहां पर अगर माइनस करेंगे तो 4 3 7, तो ये हो गया हमारा 250 काई बी। ठीक है, अब ये माइनस हो गया तो ये आ गया आपका 150 का सिंपली 150 इज इक्वल टू 250 काई बी। तो देन काई बी इज इक्वल टू 150 अपॉन 250, 0 0 कट गया, 5 या 15, 5 25, 5 छक्का 30, तो काई बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0.6। ये हमारा आ गया काई बी। अब जब काई बी 0.6 आ गया तो हमें मालूम है फॉर्मूला होता है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक है, तो काई बी हमारा 0.6 है, उसको यहां पुट कर दीजिए। पी नॉट बी आपका 700 है, तो पी बी इज इक्वल टू हो गया 700 इंटू 0.6, तो पी बी तो क्या हो गया 7 छक 42 और डेसिमल से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 420 mmHg। ये आ गया पीबी की वैल्यू। ठीक है, तो पीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 420 mm ऑन Hg। तो लिख देते हैं यहां एक बार फिर से, तो पीबी हमारा हो गया 420 mmHg। अब इससे हमारा पी ए आ जाएगा। पी ए कैसे आएगा भाई? तो पी ए इज इक्वल टू हो जाता है पी एस माइनस पी बी। क्यों? अभी हमने देखा था पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो पी ए इज इक्वल टू पी एस माइनस पी बी, तो ये हो गया आपका
600 माइनस 420 इज इक्वल टू 180 mmHg। ये हमारा PA हो गया। अब हम इसे क्यों निकाल रहे हैं? काई ए और काई बी तो निकल गया। चलिए भाई, काई बी हमारा निकल गया था ये, तो अब देख लो काई ए कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस काई बी करके जो 0.4 आएगा, तो इस तरह से काई ए और काई बी हमारा कैलकुलेट हो चुका है। पी बी और पी ए इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड दिस? because we have to calculate the composition of the components in the vapor phase also, and इसको निकालने के लिए इस composition को हम मोल फ्रैक्शन Y से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं। पार्शियल प्रेशर इसका फॉर्मूला लगाते हैं, और ये कहता है कि P इज इक्वल टू PS इंटू वाई, यानी जिसका भी पार्शियल प्रेशर आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, टोटल प्रेशर में उसके वेपर का या गैस फेज के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप मान लो ये A लेते हो तो यहां भी A करना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान दो, तो YA निकालना है, तो YA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA अपॉन PS। अब PA कितना आया भाई, 180, और PS कितना है, 600। ये कैंसिल कैंसिल, 6×18 और ये हो गया 10, तो 0.3 ये वैल्यू आई किसकी, YA की। तो देखिए YA 0.3। अब जिस तरह से काई ए प्लस काई बी हमारा 1 होता है, वैसे ही YA प्लस YB ये भी प्रॉपर्टी वाइज 1 होगा। यानी मोल फ्रैक्शन चाहे वो लिक्विड फेज का हो या वेपर फेज का हो, सभी के मोल फ्रैक्शंस का सम हमारा 1 आएगा। सारे वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन का सम 1, सारे लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन का सम 1। तो अब YA निकाल चुके हैं, तो YB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। तो इस तरह से अब हमारा YB आ गया 0.7। तो ये है वैसे क्वेश्चन जो देखन में छोटो लागे घाव करे गंभीर। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है, जरूर 2 से 4 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जहां प्रॉब्लम आई एक बार फिर से इसको देखिए, समझिए। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आपको फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।